की पृष्ठ पर उनकी स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। और जिस प्रकार से उन्होंने भारत का संविधान बनाया, इससे पहले भी देश के अंदर अगर हम उस कालखंड को याद करें कि एक लंबा कालखंड बीत गया, बाबा साहब को भारत रत्न मिलने में। बाबा साहब ने जितने सपने देखे थे, चाहे वो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान हो, पिछड़ों को आगे लाने की बात हो, अनुसूचित समाज को सभी सुविधाएं देने की बात हो, शोषित समाज को न्याय दिलाने की बात हो, अगर ये सब जो उनके सपने थे, जो संकल्प थे, उन संकल्पों को पूरा करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2014 से पहले देश के अंदर वो योजनाएं बनाई जाती थी, उन योजनाओं को लागू किया जाता था जो योजनाएं कुछ वर्गों के लिए होती थी, कुछ लोगों के लिए होती थी। लेकिन अगर 2014 के बाद जितनी योजनाएं बनाई गई, जितने कार्यक्रम चलाए गए, वो सारे के सारे जिन लोगों को योजनाओं की आवश्यकता थी, गरीब वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, यानी कि जो बाबा साहब का सपना था, उस बाबा साहब के सपने को साकार रूप देने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। चाहे आज हम बात करें उज्ज्वला योजना की बात करें, उज्ज्वला योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गैस के सिलेंडर देने का काम हुआ, हर घर में शौचालय बने, स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, जन धन के खाते खुलवाए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको विस्तार देने का काम भी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुई, उसको नरेंद्र मोदी जी ने गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। और आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, ऐसी योजना जिसने भारत के रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर उसका इलाज फ्री में होगा, उसको स्वास्थ्य की 5 लाख की गारंटी देने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहा है। आजाद भारत के इतिहास में इतनी सारी योजनाएं, अभी अभी कोरोना महामारी चली है, और कोरोना महामारी के समय में जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति को, जब हम सब इस चिंता में डूबे हुए थे कि कब वैक्सीन बनेगी, कब वैक्सीन आएगी, कब लोगों को लगाई जाएगी, और संयुक्त राष्ट्र में भी, WHO में भी इस बात की चर्चा हो रही थी कि भारत के अंदर कोरोना जब फैल जाएगा तो ये कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा और भारत पूरी दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। भारत के लोग जिम्मेदारी बन जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार में हमारे यहां इतने सारे संस्कार होते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी सैकड़ों लोगों का इकट्ठा हो जाना सामान्य घटना होती है, सामान्य बात होती है। ऐसे समय में 1 साल के अंदर ही कोरोना महामारी के लिए एक वैक्सीन नहीं, 2 वैक्सीनें स्वदेशी रूप से बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और इतना ही नहीं, एक के बाद एक वैक्सीन फ्री में लगाई गई, यानी निःशुल्क लगाई गई, दूसरी वैक्सीन भी निःशुल्क लगाई गई, तीसरी वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में, तीसरी डोज भी मुफ्त में लगाने का काम हुआ। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अगर किसी देश के अंदर हुआ है तो वो देश हमारा देश है भारत, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चलाया गया। कोरोना महामारी को कंट्रोल में किया गया। इसके साथ साथ प्रत्येक परिवार में, किसी के घर का, गरीबों के घर का, सामान्य मजदूरी करने वाले के घर का चूल्हा न बंद हो, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, उसके लिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। और गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को मार्च 2020 से लेकर आज तक ये योजना लगातार चलाई जा रही है, जिसमें प्रत्येक यूनिट में 5 किलो राशन के अलावा अन्य चीजें भी देने का काम हो रहा है। और इतना ही नहीं, जब दुनिया की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह से चरमरा गई है, पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, ऐसे समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था
11वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था होती थी। उस 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अनेकों कार्यक्रम आज देश के अंदर चल रहे हैं, चाहे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का संचालन पीपीपी मोड पर किया जा रहा है, निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क आवासीय भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजकीय वृद्ध अशक्त आवास गृह का निर्माण भी यहां किया जा रहा है। अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाएं, जिसमें सड़क है, पानी है, पेयजल, बिजली, मकान, इन सभी के विस्तार के लिए अवस्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए अटल आवास योजनागत आवेदक की वार्षिक आयु सीमा 48,000 की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में पहले आवास की जो लागत थी उसको वृद्धि करके 1,30,000 और मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 की गई है। केंद्र सरकार द्वारा आदर्श एकलव्य विद्यालय के संचालन की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जो कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में हो रही है। इसी प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दिव्यांग युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना भी चल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना हाउस फॉर ऑल के अंतर्गत प्रदेश के जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, उन सभी को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने 6 एरोमा वैलियां पूरे प्रदेश के अंदर विकसित किए जाने की योजना बनाई है, जिसके तहत नैनीताल और चंपावत जनपद में सिनामन वैली विकसित की जाएगी। जनपद चंपावत में हमारे बनबसा के कंचनपुर को संयोजित करने वाले भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर लंबाई में 4 लोन चौड़ीकरण परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई वर्तमान में की गई है। इसके अलावा अनेकों कार्य जो आज जनपद चंपावत में यहां पर हमारे नरसिंह डांडा के आसपास संचालित है, उसके संबंध में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुख्यालय में जनपद मुख्यालय चंपावत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति एवं अम्बेडकर भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए भूमि का चयन अम्बेडकर कॉलोनी चंपावत में कर लिया गया है, जिसकी डीपीआर गठित करके जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा कराया जाएगा। इसी प्रकार से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंह डांडा में साइंस लैब व क्राफ्ट रूम का निर्माण कार्य 38.56 लाख कार्य से इसका कार्य कराया जा रहा है। इस समय कार्य गतिमान है। हरिपुर नरसिंह डांडा के 7 तोकों में पंचबलिया, भगवती तोक, बरमुड़ा 1 नंबर तोक, बासीमार 1 नंबर तोक, बासीमार तोक, चालान खाल पंचवलिया, मैसरी खाल पेयजल योजना का कार्य 78.77 लाख की धनराशि से अभी गतिमान है। नरसिंह डांडा कालूखान फूल मंदिर से एडू बिरेली तक 5 किलोमीटर लंबाई में सड़क के निर्माण कार्य के लिए भी उसका आंगणन बनाया जा रहा है। जल्दी ही इस पर भी कार्य किया जाएगा। राजकीय पशु प्रजनन क्षेत्र नरियाल गांव का सुदृढ़ीकरण एवं पशुओं हेतु सेट तथा प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण कार्य 402 लाख की धनराशि से किया जा रहा है। एक बड़ा काम इस क्षेत्र में हो रहा है। इसके अलावा नरसिंह डांडा के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा 7 पॉली हाउस, 7 उद्यानों की घेराबंदी, 2 पुष्प उत्पादन तथा 10 पॉली हाउसों का निर्माण भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर इस वर्ष हम लोगों ने, उत्तराखंड की सरकार ने 50,000 पॉली हाउस बनाने का भी लक्ष्य लिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम सभाओं में पॉली हाउसों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चंपावत जिले के अंतर्गत 213 पॉली हाउसों का निर्माण कार्य 105 लाख रुपए से किया जा रहा है, जिसके बनने से छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं, छोटे छोटे काश्तकार हैं, उन सभी को लाभ मिलेगा। कैन्यूड़ा से मंगतोला तक मोटर कार्य का पुनः निर्माण एवं सुधारीकरण के कार्य के लिए 87.65 लाख की धनराशि से ये कार्य भी अभी गतिमान है। सिफ्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण एवं गुड़ का निर्माण कार्य भी अभी किया जा रहा है। सिफ्टी स्मार्ट मोटर कार का पुनः निर्माण कार्य, जिसका 3 करोड़ की धनराशि से यह भी किया जा रहा है। ऐसे अनेकों कार्य हैं। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ूं तो मैं समझता हूं काफी देर हो जाएगी, और बीच बीच में आप सबके बीच में जानकारी आती रहेगी। आप सब लोगों को काम धरातल पर दिखाई देंगे। बहुत सारे कामों को अभी
आगे बढ़ाया है और आदर्श चंपावत को लेकर अनेक योजनाएं हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारा आज टनकपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाकाली नदी में राफ्टिंग का काम हो, या हमारा अन्य क्षेत्रों पर नौकायन का कार्य हो श्यामला ताल में, तो इन सब पंचेश्वर क्षेत्र में भी जो वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं उनको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। अनेकों कार्य यहां पर संपादित हो रहे हैं और इसके पीछे हेतु है कि चंपावत हमारा आदर्श चंपावत बने, यानी कि ये जनपद ऐसा बने कि इसको देखकर एक मॉडल के रूप में तैयार हो जाए और इस मॉडल को पूरे उत्तराखंड के अंदर लागू हो। पूरा उत्तराखंड चंपावत से आदर्श उत्तराखंड की ओर बढ़ेगा। और राज्य के अंदर जो हमने तमाम प्रकार के जो मॉडल बनाए हैं, एक रोड मैप बनाया है। उस रोड मैप को जहां हमने 2025 का जो रोड मैप बनाया है, उस रोड मैप के आधार पर हम बहुत सारे कामों को धरातल पर उतारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अगले 10 साल, यानी कि आने वाले 10 साल, 2023 चल रहा है, 2023 से लेकर 2033 तक उत्तराखंड का रोड मैप हम लोग बना रहे हैं। और इन 10 सालों में उत्तराखंड प्रगति के शिखर पर होगा, उच्च शिखर पर होगा। उत्तराखंड की ये आने वाले 10 साल उत्तराखंड की गति को देने वाले होंगे, उत्तराखंड को उन्नति को देने वाले होंगे और उत्तराखंड की प्रगति को आगे बढ़ाने वाले होंगे हर प्रकार से। यानी कि 10 साल हमारे, एक तरह से मैं कहूं कि हमारे सामने 10 सालों का जो हमने संकल्प लिया है कि इन 10 सालों में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे और उसको लेकर विकल्प रहित संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले आप सबके आशीर्वाद से यहां पर नई सरकार बनी, नई सरकार का 1 वर्ष का कालखंड पूरा हो गया और किसी भी सरकार को मापने के लिए 1 साल का कालखंड पर्याप्त नहीं होता है। 1 साल के कालखंड में हमने या तो बहुत सारे कामों को पूरा किया है या निर्णायक रूप से हम उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया कि हमने प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का जो कानून है वो लागू हो, उसके लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने काफी काम कर लिया है। कुछ ही महीनों में कमेटी अपना ड्राफ्ट बना देगी। उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा कानून लागू हो जाएगा कि जिसमें कोई भी किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति विशेष का हो, सबके लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू होगा। उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जो इस कानून को लागू करेगा। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा यहां पर धर्मांतरण का जो कानून है, धर्मांतरण का एक कानून हमने इसलिए बनाया कि बहुत सारे स्थानों पर उत्तराखंड के अंदर ये पाप, ये अन्याय लगातार हो रहा था। गरीब भोले भाले लोगों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको बरगलाने का काम हो रहा था। तमाम प्रकार से मनगढ़ंत बातें करके उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया। किसी को ईसाई बना दिया गया, किसी को कुछ और बना दिया गया। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर अब ये पाप नहीं होने देंगे और हमने हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून धर्मांतरण के क्षेत्र में भी हम लेकर आए। इसी प्रकार से नकल आप सबके सामने, नकल का ये जो घपले घोटाले लंबे समय से चल रहे थे, इन घपलों घोटालों को रोकने के लिए भी जरूरी हो गया था कि इस पर कार्रवाई हो। और ये बात लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। हर बार बात आती थी, खत्म हो जाती थी। हमने तय किया कि चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कितना भी इसके लिए संघर्ष क्यों न करना पड़े, कितना भी जूझना क्यों न पड़े, लेकिन एक गरीब माता पिता के बेटे को अब हम धोखे में नहीं रख सकते। उसके पास कोई अगर धन है तो केवल शिक्षा है जिसके दम पर वो आगे बढ़ सकता है, उसमें हम लूट नहीं होने देंगे, उसमें डकैती नहीं पड़ने देंगे। इसलिए हमने तय किया, आप सबके आशीर्वाद के कारण से, आप सबके समर्थन के कारण से, कि हम इसमें रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे भी नहीं
और हम कार्रवाई करेंगे। 92 लोगों को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर भेजने का काम इस नकल के कानून के, इस नकल में सम्मिलित लोगों को जेल में भेजने का काम हुआ है। इसके अलावा भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून हम लेकर आए, क्योंकि अब ये जरूरी था कि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, उनके मन में कोई संदेह न हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे अंदर योग्यता भी है, क्षमता भी है, लेकिन मन में संदेह था कि अरे हम परीक्षा देने तो जा रहे हैं, ये परीक्षा निष्पक्ष होगी कि नहीं होगी, नकल विहीन होगी कि नहीं होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले ही पर्चा आउट हो जाएगा, पहले ही नकल का पेपर दूसरे के पास पहुंच जाएगा, पेपर बनाने वाली मशीन का आदमी ही बिक जाएगा, वही पेपर बेच देगा। तो भाइयों बहनों, इसलिए सख्त नकल का कानून लेकर आए हैं जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। और इतना ही नहीं, जो इसमें पकड़ा जाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया है, सारी संपत्ति कुर्क हो जाएगी। और जो परीक्षा में नकल करने वाले लोग हैं, उनको पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक का उनको डी बार कर दिया जाएगा, 3 साल तक किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक उनको किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके लिए हम ये कानून लेकर आए, हमारे प्रदेश के मेरे भाई बहन। उसके बाद 4 परीक्षाएं आयोजित हुई हैं और चारों परीक्षाएं नकल विहीन और पारदर्शिता के आधार पर हुई हैं। और हमारे सभी प्रतिभागियों ने इस परीक्षा में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है, बड़ी संख्या में भाग लिया है। और चारों परीक्षाओं में 4.5 लाख से भी ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया है, मेरे प्रदेश के भाई बहनों ने भाग लिया है। मैं उन सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगे के भी जो हमने कैलेंडर जारी किए हैं, हम उस कैलेंडर के आधार पर काम करेंगे, एक दिन का भी विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि अगर विलंब होगा तो कहीं न कहीं जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है उनकी आयु सीमा ओवर हो जाएगी, ओवरेज हो जाएंगे। इसलिए एक दिन भी विलंब नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से 3 सिलेंडर देने की बात हमने पिछले चुनाव में करी थी कि हम गरीब परिवारों को, जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं, जिनकी संख्या 1,81,000 हमारे प्रदेश के अंदर है, उन सभी को हम साल भर के साल में 3 सिलेंडर सरकार, उत्तराखंड की सरकार मुफ्त में भरा कर देने का काम जो हमने कहा था करेंगे, हमने उसको भी धरातल पर उतार दिया है। नई खेल नीति हम लेकर आए हैं। ऐसे खिलाड़ी, ऐसे हमारे बेटे बेटी जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है,